Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Avnish Jha, a consultant physiotherapist. Today we are going to discuss about basic fundamentals of manual muscle testing, that is MMT. So first of all we have to know कि MMT क्या होता है, MMT क्यों करते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे प्रोफेशन में और इसका क्या ड्रॉबैक है, क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग इस स्लाइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैनुअल मसल टेस्टिंग MMT, जिसको हम लोग अपने असेसमेंट के दौरान करते हैं। ठीक है, तो मसल टेस्टिंग क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स के। जैसे कि हमारा मसल्स है, टेंडन है, ठीक है, लिगामेंट है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं ना। इनकी प्रॉपर्टी होती है, मसल्स और टेंडन्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, इनमें ये क्षमता होती है। और कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके ये फोर्स जनरेट कर पाते हैं, जिससे हमारे बॉडी की मूवमेंट्स होती है। सो मसल टेस्टिंग हम लोग इसीलिए करते हैं कि उसके पेशेंट के मसल्स में कितना स्ट्रेंथ है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, सेंसेशन है, मोटर एक्शन है, क्या है, सब चीज़ें देखते हैं हम लोग असेसमेंट में। तो मसल टेस्टिंग इसीलिए करते हैं ताकि हम उसका इवेल्युएशन कर सकें, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स का मतलब मसल्स का और टेंडेंस का, कि वो कितना एबल है फोर्स जनरेट करने में, कितना पावर जनरेट कर पाता है। ठीक है, एन इवेल्युएशन सिस्टम फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज और डिसफंक्शन ऑफ द मस्क्यूलोस्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम्स। हमारा जो MMT है, इसका यूज़ हम लोग इवेल्युएशन के लिए करते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो क्या करते हैं, तो ये एक इवेल्युएशन सिस्टम है ताकि हम किसी भी डिजीज़ या डिसफंक्शन, जो मस्क्यूलो स्केलेटल और नर्वस सिस्टम का जो डिजीज़ या डिसफंक्शन होता है, उसको हम लोग प्रॉपरली डायग्नोज कर पाए। इसीलिए हम लोग MMT का यूज़ करते हैं। MMT इज़ अ प्रोसीजर, ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ठीक है, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल मसल और मसल्स। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ मसल्स या पर्टिकुलर एक एक मसल्स को हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसको इवेलुएट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अ मूवमेंट इन रिलेशन टू द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी और मैनुअल रेजिस्टेंस थ्रू द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। मतलब जितनी रेंज ऑफ मोशन उनकी है, जो वो एक्टिवली कर पा रहे हैं या हम पेसिवली करवा रहे हैं, या उसको ग्रेविटी से रिलेट करके, लाइक एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स करवा रहे हैं या फिर ग्रेविटी को एलिमिनेट करके मूवमेंट्स करवा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें देख कर फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसके मसल्स में कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसीजर होता है मसल्स के इवेल्युएशन के लिए। तब हम लोग जाके उसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं कि किसी का ग्रेड कितना है मसल्स का। ठीक है, तो MMT इज द मोस्ट वाइटल पार्ट, वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ मोटर असेसमेंट। अगर किसी का मोटर असेसमेंट करना है, मूवमेंट देखना है कि मूवमेंट है नहीं है, स्ट्रेंथ है या नहीं है, तो हम लोग जो MMT है वो मोस्ट वाइटल पार्ट होता है इस असेसमेंट का, जो मेडिकल एग्जामिनेशन में हम लोग करते हैं। ठीक है, MMT इज अ मेथड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन यूज्ड बाय फिजिकल थेरेपिस्ट्स, कायरोप्रैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल रिसर्चर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स और अदर लोग जो मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो भी MMT का यूज़ करते हैं। और ये बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अब आया है। ये MMT सब बहुत पहले से, बहुत शुरू के टाइम से ही MMT जो है किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग रिसर्चर्स ने इस पे अलग अलग थियोरम दिए हैं, लेकिन मिला जुला के ओवरऑल देखा जाए तो सबकी जो रिजल्ट वैल्यू है, जो सबका कहना है, वो एकदम लगभग सिमिलर है। ठीक है, सो मसल टेस्टिंग इज अ मेथड डायग्नोस्टिक evaluation used by physical therapists, chiropractors, physiological researchers and other concerned with establishing effective treatment and tracking progress throughout a specific regimen. फॉर्म्स ऑफ मसल टेस्टिंग इंक्लूड, देखो 3 मेथड होते हैं मसल्स को टेस्ट करने के लिए। पहला मेथड होता है मैनुअल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, जो हम लोग मैनुअली देखते हैं कि कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, मोटर एक्शन करा के।
फंक्शनल टेस्ट में फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी फंक्शनल एक्टिविटी कितनी है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग फिर उसका ग्रेड तय करते हैं कि मतलब MMT उसका जो है वो कितना होगा। डायनामोमेट्री एक इक्विपमेंट आता है, जैसे कि स्प्रिंग वाला इक्विपमेंट है ना, हाथ में पकड़ा देते हैं और फिर उसको बोलते हैं ऐसे ग्रिप बनाने के लिए, तो उसमें रीडिंग आती है कि कितना स्ट्रेंथ लगा पाते हैं पेशेंट्स, ठीक है, डायनामोमेट्री होती है वो। चलिए, अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो 1860 से लेकर 1880 के बीच में स्वीडिश फिजियोथेरापिस्ट थे जो सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था, और ये स्वीडन के रोवल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक्स में थे, ठीक है। तो फर्स्ट डेवलप्ड बाय स्वीडिश फिजियोथेरापिस्ट 1860 to 1880 फ्रॉम द रोवल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक्स, स्वीडन, ठीक है। फिर डॉक्टर जॉर्ज एच टेलर, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया हुआ था उन्होंने, फ्रॉम USA, लर्न द स्वीडिश मेडिकल जिम्नास्टिक्स काइनेसियोलॉजी, ठीक है। वहाँ पे जाके स्वीडिश मेडिकल जिम्नास्टिक्स सीखा उन्होंने, एंड रोट द वेरी फर्स्ट अमेरिकन बुक अबाउट इट इन 1860। इन्होंने भी 1860 में जो है एक बुक लिखा जिसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ स्वीडिश मूवमेंट क्योर, न्यूयॉर्क 1860 में, ठीक है। उसके बाद आए द वेरी फर्स्ट स्टिल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल मसल टेस्ट वाज मेड बाय द वेल नोन स्वीडिश फिजियोथेरापिस्ट एंड काइनेसियोलॉजिस्ट हर्निक कैलग्रेन। हर्निक कैलग्रेन जो है वो एक फिजियोथेरापिस्ट थे स्वीडिश, ठीक है। उन्होंने जो है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मैनुअल मसल टेस्ट का बताया कि मैनुअल मसल टेस्ट कैसे करते हैं और उसकी ग्रेड्स क्या क्या है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सबसे पहले हेनरिक कैलग्रेन ने, ठीक। उसके बाद ही वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ जेम्स सैरियक्स हु फाउंडेड व्हाट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी फोटो है जेम्स सैरियक्स की, ठीक है, ये वाली। तो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर हम लोगों को जानना होता है कि मतलब इवोल्यूशन हुआ हमारा, जो मैनुअल मसल टेस्टिंग है हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं अभी, वो कहाँ से आया, इसलिए बस ओवरऑल एक व्यू देख लेते हैं हम लोग। फिर मैनुअल मसल टेस्टिंग वाज लेटर फर्दर डेवलप्ड बाय द फिजियोथेरापिस्ट विलियम जी राइट, ठीक है, एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन रॉबर्ट डब्ल्यू लॉबेट, ठीक है, एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन बोस्टन इन अर्ली 1910s। 1910 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे रॉबर्ट डब्ल्यू लॉवेट और विलियम जी राइट, जो कि फिजियोथेरापिस्ट थे, दोनों ने मिलके इसको जो है थोड़ा डेवलप किया, ठीक है। और उसके बाद फिर इट वाज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द नीड टू एसेस मसल स्ट्रेंथ लॉसेस ड्यूरिंग द पोलियो आउटब्रेकिंग। और इसका जो है फिर से डेवलपमेंट कब हुआ, जब पोलियो आउटब्रेकिंग हुआ, ठीक है, उस टाइम पे पोलियो का बहुत ज़्यादा मारामारी हो गया था, महामारी जैसा, तो उस टाइम पे जो है मैनुअल मसल टेस्ट का बहुत यूज़ हुआ और उसको अच्छे से डेवलप किया गया। फिर ये मॉडर्न मैनुअल मसल टेस्टिंग पायनियर्स जो है 1930 से 1940 के बीच में हेनरी कैंडल और फ्लोरेंस कैंडल स्केल हमारा आता है ना, ये इन्होंने बनाया है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ल्यूसिल डैनियल्स एंड कैथरीन वॉर्थिंगम, ठीक है, ये चारों ने मिलके 1930 से 1940 के बीच में डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मैनुअल मसल टेस्ट का ग्रेड सिस्टम बनाया। उसके बाद जो है 1960 से 1970 के बीच में एक कायरोप्रैक्टर थे जॉर्ज गुडहार्ट एंड कायरोप्रैक्टर एलन बेर्डल, ठीक है, ये दोनों ने मिलके उसको और डेवलप किया, ठीक है। एलन बेर्डल जो थे उन्होंने सिंगल हैंडेड मतलब खुद से सेल्फ, बिना किसी के हेल्प लिए मैनुअल मसल टेस्ट को पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट किया कि मतलब किस तरह से
इसको हम लोग यूज़ में ला सकते हैं, और बाद से जो है ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया। और फिर उसके बाद देखिए एमआरसी स्केल, ऑक्सफोर्ड स्केल और कैंडल स्केल, तीन मेन इंपॉर्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं आजकल मैनुअल मसल टेस्ट के लिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं, और भी हैं, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ऑक्सफोर्ड स्केल। और ऑक्सफोर्ड स्केल जो है उसको मॉडिफाई कर दिया है लोगों ने, कुछ लोगों ने बाद में, जिसमें प्लस और माइनस ग्रेड्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सब एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। तो सबसे पहले चलते हैं एमआरसी स्केल पे। एमआरसी स्केल में देखिए ग्रेड सिस्टम वही है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 0 मीन्स नो कॉन्ट्रैक्शन, अगर एकदम कॉन्ट्रैक्शन नहीं है मसल्स में, पेशेंट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फ्लिकरिंग कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है, अगर मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी, दैट मीन्स उसका ग्रेड जो है वो 0 है। अगर उसका थोड़ा सा फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम लोग ट्रेस कहते हैं, ट्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग 1 कहते हैं, ग्रेड 1। ठीक है, ग्रेड 2 जब एक्टिव मूवमेंट पेशेंट कर पा रहा है लेकिन ग्रेविटी में नहीं, विदाउट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी हटा दिया जाए, लाइक उसको सस्पेंशन पे रख दिया जाए, उसके लोअर लिम्ब को हमने टांग दिया है सस्पेंशन बार पे, और उसको बोलेंगे मूवमेंट करने के लिए, लेटरल और मीडियल साइड मूवमेंट, तो वो कर पा रहा है, दैट मीन्स कि उसका जो ग्रेड है वो 2 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेड 3। ग्रेड 3 एक्चुअली ग्रेड 4 है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है 0 से, ये बात याद रखिएगा। ग्रेड टोटल नंबर क्वांटिटी जो है वो 6 होता है, लोग 5 कहते हैं इसको ध्यान रखिएगा। 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ग्रेड इज 3, और वो होता है एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। वही एक्टिव मूवमेंट पेशेंट अगर कर पा रहा है विद ग्रेविटी के अगेंस्ट, एंटी ग्रेविटी मूवमेंट कर पा रहा है, दैट इज ग्रेड 3। ग्रेड 4 होता है एक्टिव मूवमेंट्स अगेंस्ट ग्रेविटी एंड रेजिस्टेंस, थोड़ा रेजिस्टेंस देंगे और फिर कहेंगे कि आप मूवमेंट करिए। तो अगर पेशेंट मूवमेंट कर पाता है, दैट मीन्स कि उसका ग्रेड 4 है। और ग्रेड 5 इज़ बेस्ट ग्रेड, मतलब इससे ऊपर नहीं होता, और वो है नॉर्मल पावर। अगर पेशेंट के लिम्ब में या फिर जिस मसल्स का हम लोग एमएमटी कर रहे हैं, तो उसका स्टेट एकदम नॉर्मल है, वो बहुत अच्छा पावर लगा पा रहा है मैक्सिमल रेजिस्टेंस के साथ, दैट मीन्स कि उसका ग्रेड 5 है। ये हमारा पुराना जो चलता था एमआरसी रिसर्च काउंसिल का ग्रेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑक्सफोर्ड स्केल का और मॉडिफाइड ऑक्सफोर्ड ग्रेडिंग का। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सफोर्ड स्केल देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड स्केल क्या है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्केल में भी वही है, छः क्वांटिटी में है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब लोग ये चीज़ देखिएगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है इसका, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि नो कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेजेंट अगर है, मतलब पेशेंट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, फ्लिकरिंग कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है, तो ग्रेड 0 है, एकदम सेम जैसे कि एमआरसी स्केल में हमने देखा था। फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन है मतलब 1 है। अगर 2 है तो 2 कब है, जब फुल रेंज ऑफ मोशन, यह ध्यान रखिएगा, फुल रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए विदाउट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी एलिमिनेट करके अगर फुल रेंज ऑफ मोशन है, दैट मीन्स ग्रेड 2 है। अगर फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो 3 है। अगर थोड़ा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए अगेंस्ट ग्रेविटी और फिर भी फुल रेंज ऑफ मोशन है, मतलब 4 है। और अगर नॉर्मली फंक्शन कर पा रहा है मसल, अच्छा स्ट्रेंथ है, मैक्सिमल रेजिस्टेंस के साथ कर पा रहा है, दैट मीन्स 5 है। ठीक है, अब देखिए मॉडिफाइड ऑक्सफोर्ड ग्रेडिंग की बात करें अगर, तो इसमें भी है 0 से 5 तक ही है। तो 0 में वही नो कॉन्ट्रैक्शन, 1 में फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन, अब 2 में फुल रेंज ऑफ मोशन, ग्रेविटी एलिमिनेटेड था। ठीक है, फुल रेंज ऑफ मोशन विद एलिमिनेटेड ग्रेविटी, और 2 माइनस हमने ऐड किया हुआ है इसमें, मॉडिफाई किया हुआ है इसको, तो पार्शियल रेंज ऑफ मोशन और ग्रेविटी एलिमिनेटेड, मतलब मूवमेंट तो कर पा रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहा, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ऐसा होता है विदाउट ग्रेविटी, दैट मीन्स कि उसका 2 माइनस है, कंप्लीट 2 नहीं है। और 2 प्लस कब होगा, जब मूव्स थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन, ग्रेविटी एलिमिनेटेड विद रेजिस्टेंस। अगर वो मूवमेंट कर पा रहा है विद रेजिस्टेंस, अगर ग्रेविटी हटा दें और फिर भी मूवमेंट कर पा रहा है,
तो और फुल रेंज ऑफ मोशन से मतलब एकदम करीब पहुंच चुका है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो 2+ है, 2 से ज़्यादा है। अब है 3 है हमारा फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगेंस्ट ग्रेविटी 3- में भी रहेगा, 3+ में भी रहेगा, बस इसमें क्या है, पार्शियल रेंज ऑफ मोशन, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं होगा 3- में। और 3+ में पर्सन होल्ड द पोजिशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद द स्लाइट रेजिस्टेंस। वो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस के साथ भी वो होल्ड कर पा रहा है। दैट मीन्स कि 3 से उसका ज़्यादा है पावर, इसलिए 3+ लिखते हैं। 4 मीन्स फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक है। 4 में थोड़ा रेजिस्टेंस देके फुल रेंज ऑफ मोशन लेके चला जाता है पेशेंट एक्टिवली अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। और अगर 5 देखेंगे तो 5 में है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ अगर कोई फुल रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करता है, दैट मीन्स कि उसका 5 है, ठीक है। और ये जनरली एथलीट्स वगैरह में ही पाया जाता है। हम लोग जो नॉर्मल लोगों का होता है वो 4 तक ही होता है। एक्सेप्शनल कोई एक इक्का दुक्का आपको मिलेगा जिसका फुल रेंज ऑफ मोशन विद मैक्सिमम ग्रेविटी होगा, दैट इज़ 5 होगा mm। अब है हमारा कैंडल स्केल, जो कि ना के बराबर लोग यूज़ करते होंगे। अगर विजिबल या पाल्पेटेबल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है थोड़ा सा तो ट्रेस है, अदरवाइज नहीं है। ट्रेस का मतलब ही होता है फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन है तो ट्रेस है। 0 को कहते हैं इसमें नन, मतलब नो विजिबल और पाल्पेटेबल कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेजेंट, तो नन हो गया। विजिबल और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन है तो ट्रेस हो गया। अगर ग्रेविटी एलिमिनेट करके फुल रेंज ऑफ मोशन कर पा रहा है, दैट मीन्स पुअर है। और अगर फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी कर पा रहा है, दैट इज फेयर है। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी विद मॉडरेट रेजिस्टेंस कर पा रहा है तो गुड है। और फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ कर पा रहा है तो नॉर्मल है, ठीक है। ये होता है हमारा कैंडल स्केल में। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मसल टेस्टिंग। जो मैनुअल मसल टेस्टिंग हम लोग करते हैं, मैनुअल मसल टेस्ट करते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब कब कब हम लोग मसल टेस्ट नहीं कर पाते मैनुअली, किस केसेस में नहीं कर पाते हैं, कब नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि इफ मोशन टू द जॉइंट विल कॉज फर्दर डैमेज। अगर आप किसी जॉइंट का मोशन कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, और वो उसको डैमेज कर रहा है, हीलिंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर रहा है, जैसे कि सर्जरी के तुरंत बाद आप कर रहे हो एमएमटी, तो वैसे केसेस में हम लोग एमएमटी नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। दूसरा है थेरापिस्ट सस्पेक्ट सबलक्सेशन, जिसको पार्शियल डिसलोकेशन समझ सकते हैं आप। फिर डिसलोकेशन और फ्रैक्चर, अगर ऐसे केसेस हैं, सबलक्सेशन है, डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है, तो उसमें आप ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एमएमटी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, मतलब मसल्स के अंदर जो बोन्स के पीसेस बनने लग जाते हैं, ठीक है। इक्टोपिक ऑसिफिकेशन कहते हैं इसको। तो अगर ऐसा केस है आपके सामने, तो आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन या पेसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों ही आपको नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप उसको बोलो, पेशेंट को, कि आप किसी प्रोफेशनल जो कि एक्सपर्ट है इस चीज़ में, ठीक है, उससे पहले एक बार मिल लो। उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी करवाने आना, या फिर उसके बाद आप एमएमटी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है कि इफ़ इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट इन द रीजन, जिस रीजन में इन्फ्लामेशन है ना, तो इन्फ्लामेशन समझ रहे हो, 5 कार्डिनल साइन होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। वैसे आप जनरली समझ लो, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एंड रेज इन टेम्परेचर, ये 5 कार्डिनल साइन इन्फ्लामेशन के होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। अगर इन्फ्लामेशन है, दैट मीन्स कि आपको उस मसल्स का मसल टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लामेशन और आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी न्यूरोमस्कुलर डिजीज लाइक गुलेनबेरी सिंड्रोम, पोलियोमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, ये सब अगर हो तब भी आप एमएमटी नहीं करेंगे। उसके बाद है फॉर पेशेंट्स विद सीवियर कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिजीज, अगर किसी को बहुत मतलब हार्ट डिजीज़ है या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड कोई भी, तो आप उस पेशेंट का एमएमटी नहीं करें, ना करें, बेहतर है, ठीक है।
उसके बाद है इन द प्रेजेंस ऑफ पेन। अगर पेन है तो आप, सिंपल सा लॉजिक है, पेन होगा तो आप मूवमेंट करोगे, पेन और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। पेन विल इनहिबिट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड विल नॉट गिव एन एक्यूरेट इंडिकेशन ऑफ मसल स्ट्रेंथ, में ऑल्सो कॉज फर्दर इंजरी। मतलब पेन बढ़ भी सकता है, और अगर पेन है तो आप जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेन को क्रॉस करेगा नहीं पेशेंट, है ना, एक्टिवली वो रेंज ऑफ मोशन आपको शो नहीं कर पाएगा, तो आप ऑब्वियसली सही तरीके से एमएमटी नहीं कर पाओगे। तो अगर पेन है तो भी आप एमएमटी उस वक्त मत करो, पेन कम हो जाए उसके बाद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब आप एमएमटी कर रहे हो? तो वही, पेनफुल कंडीशन में आप एमएमटी मत करो, प्रिकॉशन ले लो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन अ जॉइंट और द रीजन अराउंड अ जॉइंट। जब कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है किसी जॉइंट में, लाइक किसी को अर्थराइटिस है, ठीक है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, पूरा कैप्सूल इन्फ्लाम्ड रहता है, उस टाइम पे अगर आप करोगे ना तो उसका पेन और प्रोवोक हो जाएगा। तो प्रिकॉशन लेके करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? In patients taking medication for pain or muscle relaxant, because patient may not be able to respond appropriately and movement may be performed too vigorously. हम लोग को प्रिकॉशन लेना चाहिए तब जब अगर कोई पेशेंट पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन ले रहा है तो उसको पेन तो ठीक से पता नहीं चलेगा, पेन की सेंसेशन तो रुकी हुई होगी, तो उस समय जो है हम लोग को प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए एमएमटी। अदरवाइज़ वो पेन किलर के इफ़ेक्ट की वजह से तभी तो आप कर लेंगे, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। वैसे इन द प्रेजेंस ऑफ मार्ग ऑस्टियोपोरोसिस, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो फ्रॉजिलिटी जो है बोन की वो ज़्यादा होती है, चांस होता है कि बोन टूट सकता है। तो पेसिव रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कराने के लिए हम लोग जो मोबिलिटी कराते हैं, जॉइंट को मूवमेंट कराते हैं, वो थोड़ा ध्यान रख के करना होता है एमएमटी के दौरान, कि मतलब बोन ब्रेक ना हो, ठीक है। इन असेसिंग अ हाइपर मोबाइल जॉइंट, उस टाइम पे प्रिकॉशन लेंगे। अगर नॉर्मल मूवमेंट से ज़्यादा हो रही है मूवमेंट, तो वैसे जॉइंट्स में हम लोग को प्रिकॉशन के साथ करना है। हेमोफीलिया है तो भी प्रिकॉशन के साथ करना है। हेमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। इन द रीज़न ऑफ हेमाटोमा, अगर हेमाटोमा हुआ है ना, एल्बो, हिप, नी, किसी भी जॉइंट पे चोट लगी है उसकी वजह से, तो उस केसेस में भी हम लोग को प्रिकॉशन लेना है। इन असेसिंग जॉइंट्स इफ़ बोनी एंकाइलोजिंग, अगर बोन्स फ्यूज़ हो रहे हैं जॉइंट्स में, तो उस वक्त भी आपको प्रिकॉशन के साथ मूवमेंट करानी है, अदरवाइज़ दिक्कत बढ़ सकती है। आफ्टर एन इंजरी वेयर देयर हैज़ बीन अ डिसरप्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, टेंडन, मसल, लिगामेंट, ये सब सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, अगर इसका डिसरप्शन है तब भी आपको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि इंजरी के बाद ऐसा होता है, ठीक है। इन द रीज़न ऑफ रिसेंटली हील्ड फ्रैक्चर, अगर रिसेंटली कोई फ्रैक्चर हुआ था और वो हील हुआ है, तो उस समय भी ध्यान रखना है आपको कि आप अगर ज़्यादा मूवमेंट कराएंगे, अगर फोर्सफुल मूवमेंट कराएंगे, तो हो सकता है वो फ्रैक्चर रिपीट हो जाए, दोबारा हो जाए। या फिर आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन ऑफ अ पार्ट, अगर कोई पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो बहुत समय से इमोबाइल है, तो उसको अगर आप एक बारी में सोचेंगे कि मैं कंप्लीट करा दूँ रेंज ऑफ मोशन, तो उस समय भी उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो प्रिकॉशन के साथ हम लोग को एमएमटी करनी है। तो आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या और भी कोई टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके आंसर्स भी करूँगा। एंड जितनी जल्दी हो सकता है पॉसिबल होगा, मैं वो टॉपिक कवर करके उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके सामने दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। वेट करते हैं आप लोगों की कमेंट का। थैंक यू।